हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। भाई मुझे लगता है कि अच्छे ही हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है और बहुत आसान सा सब्जेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए तो भाई हम हमारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे सर? हम क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे। अच्छा। तो चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चार्जेस एंड फील्ड की बात कर रहे थे। ओके, और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, है ना। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। और जिसमें हमने किन किन कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। तो सर हमने क्वांटाइजेशन को लेकर क्वेश्चंस किए थे और जो भी फोर्स होता है उसकी बात की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फोर्सेस एंड क्वांटाइजेशन, इस पर हमने क्वेश्चंस कर लिए। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देख लिया है, उसका वेक्टर फॉर्म भी देख लिया है कि क्या होता है, कैसा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे जाना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये क्लियर है कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे फोर्स क्रिएट करते होंगे एक दूसरे पर, कब वो रिपल्शन है, कब वो अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच एक नई चीज़ जो निकल कर सामने आई वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि भाई अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। क्यों कर रहा है सर? आपने तो बताया कि वहां पर कूलॉम्स लॉ लगता है, कूलॉम्बियन अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स होगा, तो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। वो ठीक है, लेकिन मेरा जो डाउट है वो ये है कि भाई अगर कोई चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, ठीक है, तो रिपेल करने के लिए जो रीज़न है वो ये है कि भैया उसको उसके आसपास होना ज़रूरी है। पहली बात, हाँ सर आसपास होना ज़रूरी है, लेकिन कितने आसपास होना ज़रूरी है सर? वो तो डिपेंड करता है उसकी डिस्टेंस आर पर। वेरी गुड, ये बात भी ठीक है कि वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। आप डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे दोनों चार्जेस के बीच में तो वहाँ पर जो है वो रिपल्शन का फोर्स बढ़े, क्या होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, और जितना पास में लेकर जाओगे उतना उसको ज़्यादा फोर्स फील होगा। ठीक है, ये बात भी सही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो यहाँ उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, चाहे वो पास में आने वाले हो या ना आने वाले हो, थोड़ी दूरी पर ही उसे ये फोर्स फील होने लगता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी दूरी पर ही ये फोर्स फील होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चार्ज के आसपास कुछ ऐसी चीज थी। चार्ज तो फोर्स जनरेट कर रहा है, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन कहां तक ये फोर्स जनरेट हो रहा है ये वो मैं जानना चाह रहा हूं। कि जो डिस्टेंस आर है किसी सोर्स से, किसी चार्ज से कुछ डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस पर ही उस नए चार्ज को फोर्स फील हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो इन्फिनिटी पे रखा होने के बाद उस पर फोर्स क्यों नहीं फील हो रहा है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम हमारी डेली लाइफ से रिलेट करना चाहते हैं कि भाई अगर ये वो चार्ज है तो ये दूसरा चार्ज जब उसके पास आ रहा है उसके पहले ही रिपल्शन क्यों हो रहा है? ये पास में आ रहा है उसके पहले रिपल्शन क्यों हो रहा है? एकदम यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है तो कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आया तो फिर उसको एक्सपीरियंस हुआ फोर्स का। जब तक वो दूर था तब तक नहीं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो फोर्स फील किया जा रहा है किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, ये फोर्स कुछ रीजन तक या उसकी कुछ लिमिटेशन है, उतनी दूरी तक ही फोर्स फील होगा। अगर आप उस फोर्स की लिमिट से बाहर चले जाओगे तो आपको फोर्स फील नहीं होगा। मतलब जरूरी है कि आपको उस फोर्स के दायरे में आना पड़ेगा। जैसे आप उस फोर्स के दायरे के अंदर आए आपको फोर्स फील होने लग जाएगा। तो ये जो दायरा है, ये जो एक रीजन क्रिएट किया जा रहा है, या जो ये रीजन है जहां तक ये फोर्स फील किया जाए, वो क्या है? कब तक ये फील होगा, कितनी दूरी तक फील होगा और नहीं होगा, हम ये बात करना चाहते हैं। ये मेरा सवाल था कि फोर्स लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ आर डिस्टेंस तक लग रहा है,
ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आर डिस्टेंस कितनी दूर होगी, कहाँ तक होगी जहां तक ये फोर्स फील करेगा, ये वो दायरा या वो रीजन क्या होगा जहां तक ये फोर्स फील करेगा, और इस रीजन को क्या कहते हैं जहां तक ये फोर्स फील कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? इसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे से भाई आप देखें एक सर्कुलर रिंग बनी हुई है और सेंटर में आपको कुछ जनरेट होता हुआ कुछ लाइट दिख रहा है। सपोज कि ये जो है कोई चार्ज है Q, सपोज ये कोई चार्ज है Q। आपको ब्लू में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ब्लू पर ब्लू तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक काम करते हैं हम इसको रेड पर बना के देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये बात तो क्लियर है क्या सर? सेंटर में कुछ तो है, तो सपोज सेंटर में कोई चार्ज है Q, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का हो सकता है, ठीक है। अंदर सेंटर में कोई चार्ज है Q। अब इसके आसपास ये वो एक रिंग बन रही है। ये रिंग क्या बता रही है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम करें अगर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रीजन बन रहा है, ये रिंग जैसा जो रीजन बन रहा है ना, ये रिंग जैसा जो रीजन बन रहा है, ये क्या है? तो असल में चार्ज यहां बैठा हुआ है और इस चार्ज के ठीक पास में कोई दूसरा नन्हा मुन्ना सा टेस्ट चार्ज अगर लाया जाए, यूनिट चार्ज भी आप इसे बोल सकते हो। अगर ये Q है तो सपोज ये Q0 है। Q0 रिप्रेजेंट्स द टेस्ट चार्ज, Q0 रिप्रेजेंट्स एनी टेस्ट चार्ज हियर, ओके। तो अगर ये कोई चार्ज यहां है तो इसको हुआ इसकी वजह से कोई रिपल्शन का फोर्स फील, रिपल्शन फोर्स की वजह से ये दूर भागने लगा, क्लियर। तो बेसिकली ये जो रिपल्शन का फोर्स है यहां पर, इसकी वजह से इस पर लगा और ये दूर भागा, इसकी वजह से इस पर लगा, ये दूर भागा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज ने इस चार्ज पर कुछ फोर्स लगाया, इस चार्ज ने इस चार्ज पर कुछ फोर्स F लगाया, है ना। तो ये जो फोर्स F लगाया है ये कहां तक लगेगा? क्या इनफाइनाइट तक लगता रहेगा क्या? नहीं, ये कुछ डिस्टेंस होगी किससे? सोर्स से, क्योंकि यही तो वो फोर्स है जो इस पर लगाया गया। इस सोर्स से कुछ तो डिस्टेंस होगी जहां तक ये फोर्स फील होगा, और जहां तक ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी भी चार्ज के द्वारा, अप टू दैट रीजन, अप टू दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, चारों तरफ का वो रीजन जहां तक ये फोर्स फील किया जाएगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जहां तक फील किया जा रहा है, किसके थ्रू? किसी टेस्ट चार्ज के थ्रू। किसके द्वारा? किसी सोर्स चार्ज के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। तो वो रीजन जहां तक ये फोर्स फील किया जाएगा वो रीजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और एक बहुत अच्छा सा और सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि क्यों ना हमारा ये जो स्कूल है और स्कूल का जो बाउंड्री वॉल होता है, यानी प्रेमाइसेस है ना, पूरा प्रेमाइसेस जिसमें बाउंड्री वॉल आ गई, ग्राउंड आ गया, सब आ गया, ठीक है। चलिए, अब इस स्कूल के अंदर होता है मेन चार्ज जिससे पूरा स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई 10 चीज़ें जो होती है वो कंडक्ट होती हैं। वो कौन है? जिसकी वजह से हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, प्रिंसिपल। तो सपोज कि ये हमारे स्कूल की कोई बाउंड्री वॉल है और ये सेंटर में जो चार्ज बैठा हुआ है ये है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस स्कूल के प्रिंसिपल को अगर मैं सोर्स चार्ज कंसीडर करूं और स्कूल की पूरी जो बाउंड्री है, चारों तरफ का जो रीजन है, उसको अगर मैं उसका एक वो दायरा मान लूं जहां तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, किसके ऊपर? हम जो कि टेस्ट चार्ज है, हम जो कि एक स्टूडेंट हैं, क्लियर।
तो प्रिंसिपल हमारा सोर्स चार्ज हो गया और जो टेस्ट चार्ज है वो हम खुद स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब इस स्कूल प्रीमाइसेस में कहीं भी घूमता रहूँ मैं भाई लाइब्रेरी में जाऊँ, मैं क्लासरूम में जाऊँ, मैं मेस में जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, अल्टीमेटली मुझे उनका एक दबाव बना रहेगा, मुझे एक फोर्स हमेशा बना रहेगा कि मैं इनके दायरे के अंदर जब तक हूँ मुझे उनका एक डर, उनका एक फोर्स फील होता रहेगा कि नहीं, वी हैव टू बी गुड स्टूडेंट, हमें बहुत अच्छे से बिहेव करना है, हमें पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन में रहना है, यूनिफॉर्म मेंटेन करनी है, किसी तरह का भी हम मिस बिहेव या डिसिप्लिनरी एक्शन हम पर ना हो जाए। इस चीज़ की हमें ध्यान रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम उस प्रिंसिपल के दायरे के, उस रीजन के, उस स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर है। इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं समझने के लिए। जब तक मैं प्रिंसिपल केबिन के बाहर या उससे थोड़ा दूर हूं, क्लासरूम में ही हूं, स्कूल प्रीमाइसेस में ही हूं, उनका फोर्स मुझ पर फील तो हो रहा है, लेकिन मैं अगर उनके केबिन से दूर हूं तो मुझे फोर्स फील होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। ठीक है, पहली बात, क्योंकि मैं ग्राउंड में हूं और गेम्स पीरियड चल रहा है। ठीक है, अब क्लासरूम स्टार्ट होता है, मतलब गेम पीरियड ओवर हुआ और अब मैं आया क्लास में। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं टीचर्स के कांटेक्ट में आऊंगा, क्योंकि अब मुझे पढ़ना है। अब मेरा नेक्स्ट पीरियड मान लो इंग्लिश या हिंदी या जो भी सब्जेक्ट का, मेरा फिजिक्स का ही पीरियड, किसी का भी सब्जेक्ट का पीरियड है। हाँ, तो अब क्या हुआ, क्योंकि मैं अब किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में और क्लोज आ गया हूँ, जो डिस्टेंस है टीचर्स वाली और स्टूडेंट वाली वो कम हो गई है। तो अब मुझे डिसिप्लिन और ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे शांत बैठना पड़ेगा। ग्राउंड में मैं चिल्ला रहा था, ये मैंने गोल कर दिया, लेकिन अब मुझे शांत बैठना पड़ेगा। क्लियर? वेरी गुड। अब इस बीच टीचर मुझे बोलते हैं, मैं कुछ ऐसी शैतानी कर रहा था कि टीचर ने मुझे चलो जाओ यहाँ से क्लास से बाहर, उनका इन्फ्लुएंस था, मैं बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे इतना डर नहीं लगा। हाँ, टीचर तो बाहर निकाल दी ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड में अंदर से ले जाओ, फोर्स है। लेकिन अब वही टीचर आपसे ये कहे चलो प्रिंसिपल केबिन में जाओ, प्रिंसिपल केबिन में मिल के आओ। अब क्या होगा, जैसे जैसे अब प्रिंसिपल केबिन के पास आपको ले जाया जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आप पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे उस पर लगने वाले फोर्स जो है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। और मैं चाहूँगा कि मैं उसके पास ना जाऊँ, मुझे रिपल्शन चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके फोर्स का दायरा तो मुझ पर बढ़ने लगा। अब मैं पहुँच गया बिल्कुल प्रिंसिपल केबिन के बाहर, गेट पर। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, मतलब अब और ज़्यादा मेरी डिस्टेंस सोर्स चार्ज और मैं एज अ टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो गई है, तो अब फोर्स और ज़्यादा लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहाँ पर जो दायरा है, आप जितना ज़्यादा सोर्स चार्ज के पास आओगे उतना ज़्यादा आप पर फोर्स ज़्यादा लगता चला जाएगा। ठीक है, आप फिर को आपने क्या किया, ठीक है मैडम माफ़ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा, चलिए। तो अब आपको धीरे से वापस अगर प्रिंसिपल केबिन से दूर निकाल दिया जाए, आप दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका जो फोर्स का एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर छुट्टी हो गई, आप पार्किंग में खड़े हैं, बढ़िया, एक नंबर, कुछ नहीं यार, वो मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है बढ़िया है, चल स्कूल के बाहर जाके बात करेंगे, मैं प्रॉपर कहानी बताऊंगा तुझे क्या हुआ था। ठीक है, मतलब जब तक आप स्कूल या स्कूल की बाउंड्री पर है या गेट पर खड़े हैं, प्रिंसिपल केबिन से जितना दूर जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपको रिलैक्स हो रहा है, आपको फोर्स कम लगता जा रहा है, लेकिन अभी भी आप बाउंड्री पर खड़े हैं, कुछ तो फोर्स है। तो आपने क्या कहा, रुक जा बाहर चल, मैं तेरे को बात बताता हूँ। अब जैसे आप एक बार इस फील्ड यानी उस रीजन के बाहर जा चुके, तो अब क्या आप पे कोई फोर्स है? नहीं है। क्या आपको कोई रूल रेगुलेशन मानना है? नहीं है। फिर आप क्या करोगे, बॉटल घुमाई, टाई जो है निकाल के सर में बांध ली, शर्ट कहाँ जा रहा है, पैंट कहाँ जा रही है, बढ़िया साइकिल चला रहे हैं, बाइक निकाल के घूम रहे हैं, या पायलटी कर रहे हैं, कैफे पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप उस रीजन से बाहर जा चुके हैं। तो उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी वैसी ही है कि वो रीजन जहां तक किसी टेस्ट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, up to that region या distance up to which that force can be experienced by any test charge in that region is called electric field. Clear? बात समझ में आई? इसका मतलब इस सोर्स चार्ज की वजह से जहां तक वो रीजन है, जहां तक वो फोर्स फील होगा, तब तक उस फोर्स को हम क्या, उस फोर्स को वजह से, इस सोर्स चार्ज की वजह से जहां तक इस टेस्ट चार्ज को फोर्स फील हो रहा है, वो रीजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो इस वजह से अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो वो डेफिनेशन क्या होगी,
वो डेफिनेशन यहां होगी कि द रीजन अराउंड एनी चार्ज अप टू विच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जैसे यहां पर मैंने एक इमेज ली हुई है और इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कंसीडर करता हूं कि भाई यहां पर एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। समझना जरा ध्यान से क्या हो रहा है कि यहां पर अगर मैं कंसीडर करता हूं एक सोर्स चार्ज, मैं कंसीडर करता हूं एक सोर्स चार्ज Q, ठीक है, ये Q सोर्स चार्ज और इससे क्या निकल रही है, फोर्स निकल रहा है। भाई चारों तरफ मैं कहीं भी आ जाऊं, ये चारों तरफ का वो इलाका है, चारों तरफ का ये वो इलाका है, चारों तरफ का ये वो इलाका है, रीजन है जहां तक फोर्स जो है वो फील किया जा सकता है, जहां तक जो फोर्स है वो फील किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, ध्यान रखना। ये वो रीजन है जहां तक ये फोर्स फील किया जा रहा है। अब यहां आता है कोई नन्ना मुन्ना सा टेस्ट चार्ज इस रीजन तक, है ना, ये रीजन है चारों तरफ, ये वो रीजन है। सोर्स चार्ज जो फोर्स क्रिएट करेगा किस पर, किसी टेस्ट चार्ज पर, ये आया यहां पर कोई टेस्ट चार्ज, लेकिन अभी इस रीजन के बाहर है क्योंकि यहीं तक फोर्स लगाया जा सकता है, इसके बाहर जाने पे फोर्स नहीं लगाया जा सकता। तो जब तक ये इस पर बाहर है इस रीजन से, इस पर कोई फोर्स काम करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को मूव करवा के इस रीजन में यहां लाकर बिठा दिया जाए तो क्या होगा, हाँ, अब इसकी वजह से इस पर कोई फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि इस सोर्स से यानी Q1 से Q2 के बीच की कुछ तो डिस्टेंस है R, और इस डिस्टेंस की वजह से इस बीच के दायरे में इस पर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। वो यहां चले जाए तो यहां भी लगेगा, वो यहां चले जाए तो यहां भी लगेगा, यहां चले जाए तो यहां भी लगेगा। अच्छा अंदर आ जाए तो अब तो और ज्यादा लगेगा, अंदर आ जाए तो और ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली वो रीजन है अराउंड एनी चार्ज। कौन सा चार्ज, जो फोर्स लगा रहा है किसी टेस्ट चार्ज पर, द रीजन अराउंड एनी चार्ज अप टू विच, वो रीजन जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो रीजन है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है मेरी बात, ओके, वेरी गुड। अब फोर्स फील किया जा सकता है, ये ऐसी बात यहां हो रही है कि फोर्स जो है यहां पर फील किया जा रहा है। तो फोर्स फील अगर किया जा रहा है तो क्या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर, आपने हमको बताया तो है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो डिपेंड करता है ना कोई भी जो चार्जेस हों और उनके बीच की डिस्टेंस हो, मतलब जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। ये हमें पता है, ये हमें पता है, इतना तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि द रीजन अप टू विच दैट फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कौन एक्सपीरियंस करेगा इस फोर्स को, टेस्ट चार्ज जिस पर ये फोर्स लगाया जा रहा है। तो देखो सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं फिर। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, ठीक है, ध्यान रखें आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहें, जो आपको मैंने निकाल कर बताया था, क्या बताया था, प्लस माइनस Q। यूनिट इसलिए कि बाकी की दूसरी चीजों का मैग्नीट्यूड कुछ हो सकता है लेकिन इसका हमेशा यूनिट रहेगा, ठीक है। तो या तो इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो या फिर आप इसको टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, जिस पर यह फोर्स या फील्ड का अनुभव करवाया जा रहा होगा। तो इस तरह से भी आप यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई, ओके, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अब द फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P था, इस पॉइंट P पर इस टेस्ट चार्ज को एक फोर्स फील हुआ, ठीक है। कहां, देखो फिर से पढ़ो, डेफिनेशन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है ताकि आपको हर बार याद या रटना ना पड़े। The force acting on unit positive charge at a given point in the electric field of a point charge of system। किसकी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट चार्ज की। इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी पॉइंट P पर इस टेस्ट चार्ज पर या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। यही बात उस फर्स्ट सेकेंड वाली इक्वेशन में लिखी गई है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ द पॉइंट चार्ज ऑफ द सिस्टम और द सिस्टम ऑफ चार्जेस, कुछ भी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो रीजन जहां तक ये फोर्स अनुभव किया जाएगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो ठीक है, इस डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बनाना हो तो क्या बोल सकते हैं हम? ये बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? यही बात बोली गई है। हाँ सर, यही बात तो बोली गई है, लेकिन अब समझ में आ रही होगी कि क्या कह। ठीक है, अब इसे डिनोट किससे करते हैं भाई? इसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ई वेक्टर से। कैपिटल लेटर ई वेक्टर से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसे कैपिटल लेटर ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, अब क्योंकि मैं इसका एक और डेफिनेशन यहां से बना सकता हूं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, ये सब भी बोल सकते हैं। तो सपोज ये वो फोर्स है जो किसी टेस्ट चार्ज को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और यही जो रेशो होता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यही जो रेशो होता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम यहां से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि जब इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पर इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ था और इस पर क्या अनुभव हुआ? इसको एक फोर्स, और कैसा फोर्स था? वो रिपल्सिव फोर्स था, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो रिपेल होंगे, तो इसको एक फोर्स फील हुआ। द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज और द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक ये फोर्स फील होगा वहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहीं तक उसकी इंटेंसिटी या उसकी ताकत अनुभव की जाएगी। यानी कि अगर मैं स्कूल प्रीमाइसेस से बाहर चले जाता हूं तो मुझ पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि मैं उस फील्ड के दायरे से बाहर हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस फील्ड के अंदर आता हूं, उस स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर आता हूं, मुझे एक फोर्स फील होता है और अब मुझे एक ओबीडियंट और सिंसियर स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ रहा है। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो ये आप भैया फॉर्मूला लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये यहाँ पर एक फॉर्मूला है। इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या तो आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या तो आप इसे कहेंगे इंटेंसिटी। ज्यादातर आप इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है, आप इसे कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरी बात, आपने ध्यान दिया मैंने यहां पर इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या उसका रीजन है वो वहीं तक है जहां तक उसका फोर्स फील होगा, और अगर फोर्स एक तरह से सेंटर से होता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। मेरी बात समझ में आई? जो डायरेक्शन फोर्स की है, अगर फोर्स बाहर की तरफ यानी रिपल्सिव नेचर का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिपल्सिव नेचर की होगी, बाहर की तरफ होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है भैया, तो ये भी नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि हम अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर काम आने वाली। ठीक है, समझ में आया? तो यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर वेक्टर नहीं लेना है तो आप क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। वेक्टर नहीं लेना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा। वो क्या होगा?
उसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, यानी कि E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया। क्लियर? वो वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखें, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर हम डायरेक्शन भी देखेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? देखो बहुत आराम से चलेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए मैं अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर ही ध्यान दूंगा। बहुत धीरे धीरे चलेंगे। पहला चैप्टर है 12th का, और ये बेस है आपके पूरे आने वाले आगे के 8 चैप्टर्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लगभग 90% सिलेबस, 80% सिलेबस तो यही है, इसीलिए हमको बहुत आराम से और धीरे धीरे इसके बारे में बात करनी होगी। चलिए, अच्छा क्या हो अगर ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर इसकी वैल्यू यूनिट 1 हो जाती है ना, अगर ये जो टेस्ट चार्ज है, अब टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है भाई। मैं अगर यूनिट चार्ज बोल दूं तो यूनिट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन टेस्ट चार्ज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कूलॉम भी हो सकता है, 4 कूलॉम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना नहीं होना चाहिए कि वो इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा या बड़ा या बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर जो सोर्स है, मतलब जो फोर्स लगाने वाला चार्ज है, उसके कंपेयर में जो टेस्टर है वही ज्यादा पावरफुल हो गया, तो फिर क्या होगा? ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स तो लगा ही नहीं पाएगा। वो अगर लगाएगा भी तो इसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, बोलेगा हा 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 हा, मैं तो राक्षस हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम मुझ पर कितना भी फोर्स लगा लो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो असल में ये इस पर फोर्स लगाएगा, उसके पहले ये टेस्ट चार्ज ही उस सोर्स चार्ज पर फोर्स लगा के उसको ही दूर भगा देगा। इसीलिए जो मैग्नीट्यूड है आपके टेस्ट चार्ज का, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। वो हमेशा कैसा होना चाहिए? यूनिट चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं जो यहाँ बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो भाई। ये तो हो गया अपना एक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज always less than the magnitude of source charge। उससे कम होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये टेस्ट चार्ज जो है ये इक्विवेलेंट होना चाहिए मेरे यूनिट चार्ज के। ये बेसिक कंडीशन है, सबसे छोटी कंडीशन। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे छोटी कंडीशन है ये कि इतना तो होना ही चाहिए भैया। और यूनिट चार्ज कितना होता है? +-1। मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमेशा क्या होगा? सिर्फ 1 कूलॉम। ओके, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन है तो, अब अगर ये कंडीशन है तो क्या हो सकता है कि इफ ये जो आपका टेस्ट चार्ज है वो इक्विवेलेंट टू यूनिट चार्ज अगर बन जाए, यूनिट चार्ज बन जाए, इसका मतलब कि ये जो Q0 है ये मैग्नीट्यूड दे दे भाई +-1 का। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा? 1 रखने से सिर्फ ये बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगे। किसके लिए? यूनिट चार्ज के लिए। इसका मतलब अगर ये यूनिट चार्ज होता तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही लगती जितना कि इस पर फोर्स लग रहा होता। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है
उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता। ठीक है, तो ये यूनिट चार्ज की कंडीशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक केस है, ये स्पेशल केस आप समझ सकते हो कि जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एनी पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी के लिए बोला था ना मैंने, तो ये जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल to the force experienced by any unit charge, by any unit charge। अगर एक यूनिट चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कहीं पर भी रखा हुआ हो, किसी भी पॉइंट पे रखा हुआ हो, जो उस पॉइंट पर जितना फोर्स होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? हर चीज अच्छे से ध्यान से समझ के हम इसे कर रहे हैं। तो कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला ऐसा भी दिख सकता है कि फॉर any charge other than unit charge, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, बस नीचे टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज नहीं लिखा है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इस चार्ज की। जो भी इस चार्ज को अनुभव होगा वही उस चार्ज पर फील होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या मैग्नीट्यूड में लिखना है तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। क्लियर है? एक एक चीज हम बहुत बारीकी से समझ के चल रहे हैं भैया, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहीं से फोर्स भी निकाल सकते हो क्या? हाँ, और क्या, फोर्स निकाल लो। वो क्या होगा, ये Q को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस टेस्ट चार्ज को या दिए गए चार्ज को कितना फोर्स फील हो रहा है। ये लो, फोर्स की वैल्यू निकल गई, Q इंटू ई कर दो, Q इंटू ई कर दो तो आपको फोर्स भी पता चल जाएगा कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो मैं इसी एक फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से फोर्स भी निकल गया। आया समझ में? अच्छे से क्लियर है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो यूनिट चार्ज है, जिसको आप यूनिट चार्ज कह रहे हो या टेस्ट चार्ज कह रहे हो, इसका एक फॉर्मूला आपको ऐसा भी दिख सकता है, मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, कि ये जो आपने अंदर चार्ज Q लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझना, आपने ये जो लिखा है कि E इक्वल्स टू F अपॉन में Q नॉट है, ये Q नॉट का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता, बहुत छोटा 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 हो जाए तो, यूनिट चार्ज नहीं उससे भी छोटा हो जाए तो इसका मतलब क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि क्यों ना मैं इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को बहुत छोटा कर दूं, अब टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं कर रहा हूं, अप टू जीरो कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटे से छोटा हो सकता है, यूनिट चार्ज भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत छोटा हो जाएगा तो भी आपको बुक्स में ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। तो कंफ्यूज आने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक ही चीज़ है, उसको कुछ इस तरह से बता रहे हैं। ये बता दिया कि जो मैग्नीट्यूड है टेस्ट चार्ज का वो छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, यूनिट चार्ज के बराबर कर दिया। ठीक है, अब वो छोटे से छोटा कितना हो सकता है? आपको पता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? चार्ज मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने चार्ज की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, एनी बताई थी ना। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगी, ओनली ई के बराबर। और ई पर कितना चार्ज होता है? सर ई पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो। क्लियर? तो देखो, क्या ये वैल्यू जीरो है क्या? नहीं, भले ही मैं 1.6 को 10 टू द पावर 19 से डिवाइड कर रहा हूं, भले ही मैं 1.6 को 10 टू द पावर 19 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आंसर एग्जैक्ट जीरो हुआ है क्या? नहीं, कुछ तो होगा। 0.0000000000000000000000061 सॉरी 16। मेरी बात समझ में आई? जीरो तो नहीं है ना, इसीलिए ये चार्ज बहुत छोटे से छोटा हो सकता है, मतलब इतना हो सकता है। इसीलिए ये यहाँ बात की जा रही है कि जो Q टेंड्स टू जीरो का मतलब यहाँ क्या हो सकता है,
Q टेंड्स टू 0 का मतलब ऑलमोस्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। और इतने मैग्नीट्यूड के किसी चार्ज को कुछ तो फोर्स फील होगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, इसीलिए इस 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी उस सोर्स चार्ज की वजह से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। देखो, आपको हर बात, हर पहलू ध्यान से समझना या सुनना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या उसकी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर इसकी यूनिट क्या होगी फिर? अब ज़रा यूनिट की भी बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? चलिए यूनिट देख लेते हैं। हम निकाल रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगी? E इक्वल्स टू, आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ फोर्स, और आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है? सर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये होती है न्यूटन। अच्छा, और ये क्या होती है? ये होती है सर कूलॉम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर कूलॉम, जिसे आप क्या कह सकते हो? न्यूटन कूलॉम इनवर्स, या न्यूटन पर कूलॉम, जो आप कहना चाहो। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। समझ में आई बात? यूनिट क्या होती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर? अच्छा, अगर यूनिट ये होती है सर, तो ये कौन सी यूनिट है बेटा? ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है, ठीक है। अच्छा, सीजीएस में क्या हो जाएगी सर फिर? सीजीएस में, तो सीजीएस में आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस कंडीशन के लिए जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है? सर उसकी यूनिट होती है डाइन। बहुत बढ़िया। और कूलॉम की क्या होती है? सर कूलॉम की होती है स्टेट कूलॉम। बताया था? हाँ सर बताया था। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? डाइन स्टेट कूलॉम इनवर्स। ठीक है, डाइन स्टेट कूलॉम इनवर्स। बड़ा लिख दूं क्या? डाइन स्टेट कूलॉम इनवर्स। क्लियर? ये हो गई आपकी सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब डाइन से कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये आपको पता है, ये आपने बहुत पहले कर रखा है। अच्छा चलिए, ये तो यूनिट्स की बात हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा फिर? डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। सर डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हमें E के साथ चाहिए F और चाहिए चार्ज Q। हमें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आता ही नहीं है। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन से। ये हो गया मास, और एक्सेलरेशन का होता है LT की पावर -2 अपॉन चार्ज का क्या होता है बताया था पहले, AT। ठीक है, तो ज़रा इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन रहा है? ये बन गया मास LT की पावर -2, ये अगर ऊपर चला गया तो A इनवर्स और T की पावर -1। अब ये सब देख लो भैया, मास को मास के साथ, L को L के साथ, T को T के साथ एडजस्ट करो तो मिला M L T टू दी पावर -3 A इनवर्स। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, जिसको डायरेक्ट याद हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समय बचा लोगे भाई एग्जाम में। एग्जाम में आपका जो 10-10 सेकेंड, 15-15, 20-20, 30-30 सेकेंड जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लिया है।
कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? भाई हर चीज़ को बहुत ध्यान से करते हुए चलना है, वरना हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये इसका क्या मतलब होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस का? फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कुछ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन 2 पॉइंट्स की बेसिस पर अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखने की कोशिश करूँ तो असल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये जो किसी चार्ज की है ना, ये चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है Q, इस चार्ज Q की वो रीजन जहाँ तक इसका फोर्स हमें अनुभव किया जा रहा है, वो फोर्स जहाँ तक ये फील होगा, है ना, ये वो फोर्स है जहाँ तक ये फील होता है, वहीं तक क्या होती है उस चार्ज की? वहीं तक उस चार्ज की होती है सर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं तक उस चार्ज की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन चार्ज। ठीक है, यह किसी दिए गए चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक को बताती है कि इस चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है कि जहां तक इसका फोर्स फील किया जाएगा वहीं तक हम उस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, मतलब वहीं तक इस फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चार्ज। और ये चार्ज क्या बताता है? ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या बताती है? ये कैरेक्टरिस्टिक बताती है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। क्या बताती है? इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी गिवन चार्ज या फिर नंबर ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो कि ये बताता है कि भाई साहब उस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है वो कितना है। मतलब इस चार्ज Q के अराउंड इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट कहाँ तक है। इसके बाहर जाएंगे तो कोई इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहाँ हम खड़े हैं। लेकिन जैसे हम इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे हमें फोर्स फील होगा, हमें फोर्स फील होगा। टेस्ट चार्ज जब तक इस एनवायरनमेंट में नहीं है उस पर कुछ भी फील नहीं हो रहा। यानी कि स्कूल का प्रीमाइसेस है, उसके बाहर चले जाओ तो उसका कोई आपके पास कोई इतना कोई फोर्स नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक नेचर और फॉर अ गिवन चार्ज और नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इट मीन्स इट शोज द और टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ दैट गिवन चार्ज अराउंड एनी रीजन या अराउंड अप टू एनी रीजन। क्लियर? ओके, चल तो यहां पर कुछ 2 पॉइंट्स दिए हैं, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ड्यू टू द सोर्स चार्ज। मतलब ये अगर हम किसी रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पता करना चाहते हैं तो हमारे को जरूरत है एक चीज की। वो क्या है कि भैया अंदर सोर्स चार्ज तो ढूंढ लो जो ये फोर्स फील कर रहा है और जहां तक ये वो फोर्स क्रिएट कर रहा है। समझना भैया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो कहां तक लगेगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है? सोर्स क्या है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का? दैट मीन्स अगर मेरे पास सोर्स चार्ज है तो मैं ये बता सकता हूं कि वो सोर्स चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसीलिए ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब एक वास्तविक तौर पर इसको पता लगाने का तरीका क्या है कि भैया आपको ये पता होना चाहिए कि वो फील्ड जनरेट कौन कर रहा है। यानी कि वो सोर्स चार्ज अगर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि भैया हाँ इसकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। क्लियर? आई बात समझ में? तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन की जाती है? इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q। इस पॉइंट, अगर मैं यहां अंदर आ जाऊं इस पॉइंट पे और यहां कोई चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 रख दूं, किस पर? इस पॉइंट P पर, तो इस Q0 जो कि इस पॉइंट P पर बैठा हुआ है
इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइंड होगी? भैया अंदर सोर्स है भी कि नहीं, पहले ये तो देखो। अंदर सोर्स चार्ज का होना जरूरी है, तभी तो वो फोर्स लगाएगा। जब सोर्स फोर्स ही नहीं लगा रहा है तो काहे की इलेक्ट्रिक फील्ड? आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट, जो वैल्यू है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या बताती है? वो हमें ये भी बता सकती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी स्ट्रेंथ होगी इस चार्ज की वजह से, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया इस पर फोर्स कितना अनुभव किया गया होगा। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंस हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया जा सकता है या लगाया जा रहा है, ये भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पूछ के निकाल देंगे। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलग से हम ये नहीं ढूंढेंगे कि भैया ये Q1 था, ये Q2 है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये ढूंढो, फिर न्यूटन कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाओ और अल्टीमेटली बताओ कि फोर्स क्या। अरे इतना लंबा क्यों जाना है आपको? वो तो एक बेसिक मेथड है। मुझे कुलॉम्बियन फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उस दिए गए टेस्ट चार्ज को आपस में रिलेट करके भी फोर्स निकाल सकता हूं। जरूरत ही नहीं कुलॉम्स लॉ निकालने की। आई बात समझ में? मतलब फिजिकली कितना आसान हो गया फोर्स निकालना। टेस्ट और सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और ये और वो निकालने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें टेस्ट चार्ज रखा है ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है उस पर फोर्स तो लग ही रहा होगा, तभी तो फील्ड है वो। तो मैंने क्या किया, उस फील्ड की हेल्प से ही चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे फोर्स मिल गया। तो ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। आई मेरी बात समझ में या नहीं आई? इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, ये क्या करती है, हम मैं यहाँ लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, या यूं कह सकते हैं प्लेज एन इंटरमीडिएटरी रोल, इंटरमीडिएटरी रोल, ठीक है, इंटरमीडिएटरी रोल बिटवीन टू चार्जेस। कौन कौन से? सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ये देखो, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद रिस्पॉन्सिबल है। मतलब असल में इलेक्ट्रिक फील्ड ही लग रही है उन दो चार्जेस के बीच में, इसी वजह से उन पर फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो उन पर फोर्स लगेगा ही नहीं। आई मेरी बात समझ में? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेज एन वेरी इंटरमीडिएटरी रोल बिटवीन द टू चार्जेस। आई बात समझ में? इसलिए मैंने देख, ठीक है, ये आप इसको भी अच्छे से नोट कर लो भाई, इसलिए आप इसको भी अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी आपको कोई डाउट आए, सीधे स्कूल प्रिंसिपल और अपने आप को स्कूल के प्रीमाइसेस में महसूस करने की कोशिश करना, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। अब आप जो ये कह रहे हो सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है कि जब किसी रीजन के अंदर किसी सोर्स चार्ज की वजह से जहां तक उसका फोर्स फील किया जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, और जहां तक ये फील होगी वहीं तक उसकी इंटेंसिटी हमें फील होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर कितनी फील्ड होगी, क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो? क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो? तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। हम यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला हमने देखा कि F/Q0 होता है, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अप टू एनी डिस्टेंस r, ये मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो भाई, तो मैंने कंसीडर किया हुआ है कि कोई पॉइंट A है और इस पॉइंट A पर मैंने कोई सोर्स चार्ज प्लस Q कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। यहां पर ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। अब इस सोर्स चार्ज प्लस Q से कुछ दूरी पर यानी r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है।
एक तरफ है सोर्स चार्ज प्लस क्यू और एक तरफ है टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। अब ये दो चार्जेस हो गए, मतलब एक चार्ज हो गया आपका Q1 और एक चार्ज हो गया आपका Q2। ठीक है, एक सोर्स चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू कितनी है प्लस क्यू, मैं यह सब लिखते चलता हूं, है ना। सोर्स चार्ज ये क्या है, ये है आपका Q1 जो कि प्लस क्यू गिवन है। ओके, और एक है आपका टेस्ट चार्ज जिसको मैं कहता हूं Q2 और इसकी वैल्यू है Q0 या प्लस Q0। और ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। मतलब R क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है भाई साहब, ये बात भी मान ली। अच्छा, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर R डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, मुझे ये पता करना है। तो पहली बात तो ये मुझे पता होना चाहिए रीजन कहां था, कि भाई अगर ये रीजन यहीं तक होता तो क्या इस पर फील्ड फोर्स लगता, नहीं लगता। ठीक है, मतलब ये कंफर्म है कि यहां से यहां तक अगर इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ये उसके रीजन के अंदर होगी। क्लियर। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। अरे यार ये देखो बार बार सर क्या करते हो, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P क्या होती है, वो होती है अगर मैग्नीट्यूड टर्म्स में देखा जाए तो F वेक्टर अपॉन Q नॉट वेक्टर, या आप कहें सिंपली E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। हाँ सर ठीक है, अगर ये मान लेते हैं तो ऐसा, ठीक है, मैग्नीट्यूड मान ले तो ऐसा, और वेक्टर फॉर्म में मानना हो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी मान सकते हो। इसको ये लो, वेक्टर का साइन हटा दो, आई मीन मैग्नीट्यूड हटा दो यहाँ से, तो ऐसा। क्लियर। हाँ सर ठीक है, चलिए। तो मतलब मुझे फोर्स पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच कितना लग रहा है। लेकिन फोर्स की अगर बात करूं तो बेसिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, वो होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर एयर मीडियम कंसीडर कर रहे हैं तो, और अगर एयर नहीं कर रहे हो तो फिर कोई ना कोई मीडियम तो होगा। समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो मतलब सिर्फ एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हो। अगर ये साथ में ऐसा लिख रहे हो तो ये जरूर किसी मीडियम के अंदर की बात हो रही। कहाँ से आया ये सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ परमिटिविटीज ऑफ गिवन मीडियम एंड एयर। तो यहाँ से आपको अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो वो क्या होती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके, यहां तक भी बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से। नाउ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, इसको मैं K लिख सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हो तो भी सही है, ऐसे लिखते हो तो एयर की बात है, ऐसे लिखते हो तो भी वो मीडियम कोई दूसरा है लेकिन एयर नहीं है, है ना। K लिखो या एप्सिलॉन R लिखो, बात एक ही है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड तरीके से चलूँ, वैक्यूम कंडीशन या एयर की बात करूं तो मेरे लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, प्लस Q और Q0, तो है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां से फोर्स F वेक्टर, और वेक्टर लगाया है तो फिर क्या करूंगा, यूनिट कैप भी लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है। हर चीज का बारीकी से ध्यान लगाएं, अध्ययन करें। वेक्टर लगा रहे हो तो नहीं, ऐसा लिख रहे हो तो डायरेक्शन बोल दो, कहां से लग रहा है ये फोर्स। ये दोनों के पॉजिटिव नेचर है। अगर ये दोनों के पॉजिटिव नेचर है तो ये Q1 इस Q2 को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो भी फोर्स है ये एक तरह का रिपल्सिव फोर्स है जो दूर की तरफ जा रहा है। जनरेट कहां से हुआ, ए से, जहां कहां रहा है, P की तरफ। तो मैं लिख दूंगा अलोंग ए से P की तरफ, ये ऐसे बना दो तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने वेक्टर डायरेक्शन बता दी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ओके, क्या आया फोर्स का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है Q0 और इनके बीच की डिस्टेंस है r²। डायरेक्शन A से P की तरफ। ये आया फोर्स, इतना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है। मतलब इस चार्ज ने यानी Q1 ने इस Q2 को जो रिपल्सिव फोर्स लगाया वो इतना है। अब ये कहां तक लग रहा है, ये फोर्स r डिस्टेंस तक लग रहा है, r डिस्टेंस तक लग रहा है। ठीक है, तो ये था वो फोर्स जो r डिस्टेंस तक लग रहा है। किसने लगाया, सोर्स चार्ज ने लगाया। किस पर लगाया, टेस्ट चार्ज पर लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, द फोर्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज को जो फोर्स फील हुआ होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये बेसिक फॉर्मूला ये रहा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले में F की वैल्यू पटक दूं, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r² होल अपॉन Q0। इस फॉर्मूले में यहां से उठा के वैल्यू रख दी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो ना, वो तो क्या होती, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। तो इतना फोर्स फील हो रहा है उस यूनिट चार्ज को, है ना। ठीक है, तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिली, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ओनली Q अपॉन r²। क्यों, क्योंकि Q0 से Q0 हो गया कैंसल, और डायरेक्शन वही होगी A से P की तरफ, A से P की तरफ। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर। तो क्या समझ में आया सर, ये समझ में आया कि अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये भी पता लगा सकता हूं। उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये भी पता लगा सकता हूं। ठीक है, इतनी इंटेंसिटी हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट एनी डिस्टेंस r। अगर सोर्स चार्ज से कोई r डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज बैठा है तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ बहुत अच्छे से समझ। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको लिख दिया तो अब मैं इसका एक जो नॉर्मल फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की टर्म में आप ज्यादातर देखने के लिए आपको मिलेगा, एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r जो फॉर्मूला मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। और यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। ये किस केस के लिए है, ये है एयर वाले केस के लिए या वैक्यूम वाले केस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम कुछ और हो, फॉर एनी मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो वो क्या हो सकता है, वो कोई भी मीडियम हो सकता है। तो ये हो गया फॉर एनी मीडियम, देखो के लगा दिया मैंने, एनी मीडियम। आई बात समझ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। बेसिक फॉर्मूला है E = F/Q0, उसका मैग्नीट्यूड कितना है एट एनी डिस्टेंस, अप टू एनी डिस्टेंस, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। इतनी डिस्टेंस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता है कि अगर ये एयर वाला केस ले लूँ तो भाई मुझे तो पता है
कि 1/4πε0 की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁹ होती है। तो उस बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, अब ये तो लिखना ही नहीं है, ये हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/r², न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है एयर वाले की इतनी होती है, तो मैंने इतना लिख लिया। आई बात समझ में? तो आप ये फॉर्मूला भी ले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सीजीएस सिस्टम में क्या होगी फिर यूनिट, सीजीएस सिस्टम में क्या होगी भाई, सीजीएस सिस्टम में तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, चलिए तो जरा सीजीएस सिस्टम में भी देख लो, एसआई सिस्टम में तो देख ली, एसआई सिस्टम में तो देख ली। अब अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं, सीजीएस सिस्टम की बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या होती है, डायन पर स्टेट कूलम, है ना, डायन पर स्टेट कूलम होती है, ये हमको पता है, डायन पर स्टेट कूलम होती है, ये हमें पता है। चलिए अगर उस फॉर्मूले के बेसिस पर चलें तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो k होता है ना, k होता है, यहाँ इस k की वैल्यू सीजीएस सिस्टम के अंदर 1 होगी, इस सीजीएस सिस्टम की वैल्यू 1 होगी, तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ओनली Q/r², और यूनिट क्या होगी, डायन पर स्टेट कूलम, डायन पर स्टेट कूलम, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में के जिसकी वैल्यू हम 1/4πε0 मानते हैं एयर में, लेकिन सीजीएस में ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका डायन पर स्टेट कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई, क्लियर। अब आप ओवरऑल एक मोटा मोटा एक बात समझे यहाँ पर, तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसका जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला आया है ना, ये जो फॉर्मूला आया मैग्नीट्यूड की टर्म में, वो आया 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, है ना, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ठीक है सर, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक था, अगर इसको वेक्टर बनाना हो तो अब मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ इसको, तो मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सर मतलब यूनिट कैप वाली कोई कंसेप्ट आएगी। हाँ बिल्कुल, बेशक तुमने बिल्कुल सही कहा। तो वो क्या होगी, ई वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका यूनिट कैप वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अब आपको ये बात पता है, क्या पता है, हमको तो पता है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, जो भी डायरेक्शन रही होगी जहां से वो शुरू हो रहा है। तो ये आर है, तो आर की जो दिशा है वो किस डायरेक्शन में है, वो है ए से पी की तरफ, अलोंग ए टू पी, अलोंग ए टू पी। तो क्या मैं इसको आगे जाके ऐसा लिख सकता हूं कि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 4πε0 Q/r² इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। इस कैप की जगह ये लिखा जा सकता है, और इसको अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r का क्यूब आर वेक्टर। जो डायरेक्शन क्या है, ये होगी ए से पी की तरफ। इस तरह से वेक्टर को शो किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया? बहुत अच्छे से, है ना, बात समझ में आ रही है ना, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपरली देखते चलो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया आपने, और बेसिक जो ओरिजिनल फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड में वो ये होता है। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो हम अगर यहां तक ये बात समझे तो एक बात कुछ और आपको क्लियर होगी कि आप अगर वेक्टर फॉर्म को, अगर अब मैं हटा देता हूं, है ना, समझना जरा ध्यान से, ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली Q और r² ही है जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है।
जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है ना। तो इसका मतलब, सॉरी हाँ कहाँ थे, यहाँ थे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सोर्स चार्ज के। भाई जितना सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे, जितना ये पावरफुल होगा सोर्स, उतना तेजी से ये इस पर फोर्स लगा के इसको भगाएगा या अट्रैक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। और दूसरी बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? यहां तक बात भी समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ना कि आर की डायरेक्शन के। आर की डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आर जो है वो हमेशा सोर्स चार्ज के हमेशा राइट साइड पर हो। भाई ये टेस्ट पॉइंट क्या यहां नीचे नहीं रखा जा सकता? तब भी तो उसको रिपल्शन फोर्स लगेगा। क्या ये टेस्ट चार्ज ऊपर नहीं रखा जा सकता? तब भी तो उस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। क्या लेफ्ट में नहीं रखा जाता? तब भी तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ लग रही है, अराउंड द सोर्स चार्ज लग रही है। तो आर की डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ आर डज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted by the source charge on the test charge। क्लियर? अच्छे से समझ में आया जो मैंने बात बोली? बहुत बढ़िया। ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, यही आपके की पॉइंट्स है भैया, आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? इसीलिए हम सारे डिस्कशंस यहाँ पर करते चल रहे हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लमेटिक आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए कि यार ये क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है, तो भाई ये तो कांस्टेंट था। Q की वैल्यू अगर एक बार आप और कांस्टेंट कर दो, एक बार आपने सोर्स चार्ज को कंसीडर कर दिया, ठीक है, अब सोर्स चार्ज को फिक्स कर दिया मैंने। अब समझना, अब अगर सोर्स चार्ज भी इसमें फिक्स है, इतने मैग्नीट्यूड का ही है, तो फॉर एनी डेफिनेट सोर्स चार्ज, अब उसकी बात करूं कि एक बार आपने सोर्स चार्ज भी फिक्स कर दिया और उस सोर्स चार्ज से धीरे धीरे टेस्ट चार्ज को दूर लेते जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप एक बात ये बोलोगे जो आपको ज्यादातर यही रिजल्ट याद आएगा, काम का है, और वो है सिर्फ ये, आर बढ़ाइए, ई को कम कीजिए, 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 आर बढ़ाइए, ई को कम कीजिए। आया समझ में? क्लियर है? ग्राफ देख लो, ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते हो। ठीक है? अच्छे से समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। और है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, गिरता ड्रॉप होता चला जाए। आप यहाँ 2 मीटर की डिस्टेंस बढ़ाइए, 4 मीटर के मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो जाएगी। आप यहाँ 3 मीटर बढ़ाइए, वहां 9 के मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रिक फील्ड कम। बात समझ में आई मेरी? मतलब क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है? अच्छे से क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट में देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सारी चीजें यहीं क्लियर कर ले ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, एक सोर्स चार्ज था तो वो इस बेचारे टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है कितनी, 1/4πε0 Q/r²। क्यू कौन है यहां? सोर्स चार्ज। अब एक केस बना देता हूं। अब अगर एक केस ये देख लिया जाए, समझ लो ये तो एक सिंगल पॉइंट की वजह से थी। अब ये यहां कहीं पर मेरा टेस्ट चार्ज है ना, पॉइंट P पे बैठा हुआ है, और
यहाँ पर है एक Q1, यहाँ पर है एक Q2, यहाँ पर है एक Q3, यहाँ पर है एक Q4। ये सब अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताओ मुझे। हाँ सर बनाएंगे। मतलब अपना अपना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाएंगे तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या बनाएगा, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनाएगा, ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, है ना। ये क्या करेगा, इसको Q3 को मैं उसी कलर से बनाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ देखो, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाएगा। ठीक है, तो क्या सर हम यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाएगा, और अगर ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस आसपास मौजूद हों, सब अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस बेचारे नन्हे मुन्ने टेस्ट चार्ज पर लगाएंगे, तो उस कंडीशन में ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, सोर्स चार्जेस, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, वो कैसे डिटरमाइंड होगी, कैन बी डिटरमाइंड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, It means net electric field E would be E1 plus E2 plus E3 up to En, algebraic sum of all the electric fields together. आया, क्लियर है। तो जितने भी चार्जेस आसपास मौजूद है वो सब मिलकर इस पर अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। उन सभी इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, उनका अलजेब्रिक सम कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सराउंडिंग सोर्स चार्जेस अवेलेबल अराउंड दैट टेस्ट चार्ज। क्लियर है? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा है तो भैया आप इसको समेशन फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इट वुड बी समेशन I इक्वल्स टू N से EI। और इसको आप और इलेबरेट करें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन रहेगा, जो कि आ गया बाहर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। मतलब सोर्स चार्ज ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट चार्ज का कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो इसका मतलब सोर्स चार्ज की वैल्यूज I इक्वल टू 1 से लेकर चेंज हो सकती है। ठीक है, कितनी, QI। पहली बात तो ये ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके। और डिस्टेंस कौन सी होगी, वही उस सोर्स चार्ज की डिस्टेंस, कहां से कितना दूर है भाई, Q2 और Q0 कितना दूर है, Q1 और Q2 कितना दूर है, Q3 और QR कितना दूर है, Q3 और Q0 कितना दूर है, मतलब ये RI का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के कैप में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया। तो अलग से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी क्या?
नहीं पड़ी। अब इतने सारे चार्जेस में से जो भी चार्ज ज्यादा पावरफुल होगा, टेस्ट चार्ज पर उसी की रिजल्टेंट फील्ड लगेगी और ये उसी की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत अच्छे से क्लियर। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है? भाई जो मैं आपसे बात कह रहा था कि अगर मैं एयर या वैक्यूम वाले केस की बात करूं, एयर बहुत टेढ़ा चलेगा नहीं, हाँ सर आप टेढ़ा ही लिखते हो, फॉर एयर और वैक्यूम वाले केस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलॉम, अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करें। यही होगा? हाँ सर यही होगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई दिया गया दूसरा मीडियम है तो फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उस केस में उस मीडियम के लिए हम मीडियम का m मान लेते हैं, जो भी मीडियम रहा हो, 1/4πε0 K, एप्सिलॉन r की वैल्यू हो सकती है, मैंने बताया हुआ, Q/r² न्यूटन पर कूलॉम, ये एयर के लिए और ये दिए गए किसी मीडियम के लिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो कुछ गलत है क्या? नहीं, इसका मतलब सर ये तो आप ऐसा लिख रहे हो, ये एयर की थी ना? हाँ, तो इसका मतलब किसी मीडियम की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन एब्सोल्यूट मीडियम और एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मतलब जो वो मीडियम जो भी रहा होगा, ऑयल रहा होगा, ग्लिसरीन रहा होगा, हनी रहा होगा, चारकोल रहा होगा, मिट्टी रही होगी, पानी रहा होगा, वो मीडियम कुछ भी रहा होगा, उस मीडियम के कुछ ना कुछ तो परमिटिविटी कांस्टेंट यानी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो होगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो भी मीडियम दिया गया है उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ना है। सीधे एयर वाले का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी होगी कि एयर या वैक्यूम के लिए या किसी एब्सोल्यूट मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतने न्यूटन पर कूलॉम है। तो बताइए चारकोल से भरे हुए मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अगर चारकोल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फलाना फलाना वैल्यू है? तो क्या करना है, एयर वाले से डिवाइड कर दो, मतलब दी गई इलेक्ट्रिक फील्ड को के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नंबर से डिवाइड कर दो, आपको उस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इसका मतलब आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कर क्या रहे हो, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको उस एयर और दिए गए मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का रेशो निकाल के दे देगा। आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हो, कितना कंपैरिजन है, आया समझ में? ये बात भी समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ any medium is the ratio of इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर, है ना, एयर है ना ऊपर, in air to electric field intensity
इन गिवन मीडियम। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपने डेफिनेशन बना ली। भैया ये होता है बड़ा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप इस तरह से निकाल लो। यहाँ जितने फॉर्मूले और रिलेशंस में बताते चल रहा हूँ बेटा, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ध्यान रहे किसी तरह की गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे के की वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू बढ़ेगी, देखो यहाँ पर जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मतलब के यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर रहा है, उसको कम कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। हम के की वैल्यू बदलेंगे, मीडियम को बदलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में दी हुई है वो बार बार चेंज होगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी। क्लियर, आई बात समझ में? इसीलिए चार्जेस कंडक्टर में जितने अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, अगर उनकी जगह मैं मीडियम बदल दूं, कंडक्टिंग मीडियम के बदले कोई वो ऐसा मीडियम रख लूं जो इंसुलेटिंग मीडियम हो, ठीक है, तो फिर वहां कुछ काम ही नहीं हो। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से क्लियर। तो ये होती है भैया आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बीच में एक रिलेशन। ओके, तो आई होप आपको आज का ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से सारी चीज़ें की हैं। आप इसको दोहराएं, इसको रिवाइज करें, अपनी एनसीईआरटी को एक बार फॉलो करें, या जो भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं, आपकी स्टेट बोर्ड की है या जो भी बुक है, अगर आप उसे पढ़ें तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से रिवाइज करें, उसको पढ़ें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑन दैट नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।